धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक संगठन है जिसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन। 57 देशों का एक संगठन है, लेकिन नाम का सिर्फ संगठन है। हालांकि ये अपना दम भरने में कभी पीछे नहीं रहता कि मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। कल यानी कि सोमवार का दिन था, इसकी एक हंगामी इजलास का आयोजन किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई गई, आपात एक बैठक की गई। क्यों की गई वो बैठक और क्या निकला उस बैठक से, पहला ये सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में जो जम्मू कश्मीर के आधार को लेकर, जम्मू कश्मीर के माहौल को लेकर जो मीटिंग की गई है, उससे कुछ फायदा जम्मू कश्मीर को हुआ या कोई मजबूरी थी OIC की ये मीटिंग बुलानी। ये भी एक पहलू बनता है। इसके अलावा एक पहलू ये बनता है कि क्या OIC के अंदर जो इख्तिलाफात चल रहे हैं उससे OIC की नींवें हिल गई हैं, यानी कि चूल्हे हिल गई हैं और उन्हें लग रहा है कि अपने संगठन को बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे सवालात हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी। उनसे पहला मेरा सवाल, मैं आपको बताऊं सर, हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमने खंगाला है, कल मीटिंग की गई। आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तमाम की तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, तो उसी तरीके से की गई। जनरल सेक्रेटरी जो है, जिनका नाम हमारे पास है डॉक्टर यूसुफ अल ओथाई मीन, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इसके अंदर पाकिस्तान, तुर्की और नाइजीरिया और कई सारे देश इसमें जो हैं वो शामिल हुए। और ये OIC का कोई संगठन है अलग से बना हुआ, जिसको कॉन्टैक्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो 1994 में बना जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो मैं बता रहा था, पाकिस्तान, तुर्की है इसमें, सऊदी अरब है इसमें, और इसमें नाइजीरिया है, और इसमें अजरबैजान है। ये तमाम कंट्री इसमें शामिल हुई है। आप इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, क्यों हुई, क्या हासिल हुआ? देखिए, ये खुद OIC, मुझे ऐसा लगता है, बहुत पहले से मैं इस पर नजर है मेरी। बुनियादी बात यह है कि OIC को जो मकसद बताया गया था, उस मकसद के हिसाब से तो कोई काम होता नहीं है। और मकसद ये था कि मुसलमानों के इश्यूज को डिस्कस किया जाए, कोई प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल किया जाए, सारे मुस्लिम देश मिलकर के कोई लाहे अमल, कोई स्ट्रेटजी बनाए ताकि मुसलमानों की मुश्किलात कम हो सके। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, चाहे कश्मीर का मामला हो या दूसरे इश्यूज हो, जिसमें रोहिंग्या वाले मामलात भी हैं, कुछ और भी हैं, कोई इफेक्टिव कभी कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं आया जिसमें कोई राहत मिली हो किसी को। बल्कि ये समझा जाता है कि चूंकि इसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है या UAE करता है, या कभी कभी कुछ लीडिंग रोल में मिस्र भी आ जाता है, तो ये वो सारे मुल्क हैं जो किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं उन मुल्कों के साथ जो मुसलमानों पर जुल्म कराने में या करने में खुद शामिल हैं, और वो उनके आका हैं, ये गुलाम हैं। तो ये गुलाम कैसे मुमकिन है कि अपने आका को नाराज करके कोई बात कर सके? अब इसमें गौर ये करना है कि आखिर फिर इसका क्या फायदा है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस काम की है। ये बिल्कुल आप आसान लफ्जों में ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी भी हुकूमत के कुछ चापलूस किस्म के लोग एक कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर लें और हुकूमतों के तमाम गुनाहों को माफ करा दें। जैसे हम भी भारत में भी देखते हैं कि जो कुछ सरकार करती है, चाहे वो कितना भी गलत कोई काम हो, उसके सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही काम इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर रहे हैं। अभी जो ये मीटिंग हुई है, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जो बातें कही हैं, वो अपना एक तरह से पाकिस्तान का जो एजेंडा है कश्मीर के मामले में, उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं। उनकी खुली पॉलिसी है कि वो कश्मीर के मामले में अपना, उनकी एक पोजीशन है, उसी को उन्होंने खास तौर पर 5 अगस्त के बाद में जिस तरह के हालात बने हैं कश्मीर में, उस पर दबाव डालते हुए ये कोशिश की है कि भारत पर कोई दबाव डाला जाए
ताकि जो कश्मीर में जो कुछ उनके हिसाब से जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं वो रुक सके। लेकिन कोई रेजोल्यूशन पास ना होना इसकी कमजोरी की तरफ इशारा देता है। रेजोल्यूशन पास ना होना इत्तेहाद की कमी जाहिर करता है। रेजोल्यूशन पास ना होना उन आकाओं का ताल्लुक जो भारत सरकार से है वो जाहिर करता है। तो मीटिंग क्या सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए की गई? क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर बहुत पुरजोर तरीके से ओआईसी की मुखालफत कर रहे थे और कुछ एक अलग से संगठन बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने तो यहां तक शुरू कर दिया था कि वो टीवी लॉन्च करने वाले हैं। ईरान भी मुखालफत कर रहा था, तो इन्हें लग रहा था कि हमारी जमीन हिल रही है। आनन फानन में एक मीटिंग बुला देते हैं, अखबारों में, मीडिया में चला जाएगा कि मीटिंग की। हाँ, इस किस्म की इससे पहले भी उन्होंने एक दो मीटिंगें की हैं। उसके खास तौर पे जब ये कुआलालंपुर में इस्लामिक समिट हुई थी, इस्लामिक समिट उसे सिर्फ इस तरह से कह सकते हैं कि 4 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट उस मौके पर थे। महासिर मोहम्मद के अलावा ईरान, तुर्की और कतर के हेड्स ऑफ स्टेट्स थे। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बल्कि मैं आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब ने दबाव डाल करके पाकिस्तान को नहीं जाने दिया, इमरान खान को वहां नहीं जाने दिया। ऐसा ना हो कि वो और मजबूत हो जाए और कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके कुछ दिन बाद महासिर मोहम्मद की भी एक तरह से छुट्टी हो गई। उसके पीछे भी बहुत कुछ कहानी ऐसी मुझे महसूस होती है कि वही ताकतें हैं जो उनकी ये अदा उन्हें पसंद नहीं थी और उनको हटा करके दूसरे प्राइम मिनिस्टर को वहां बिठा दिया गया है। जबकि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, एज उनकी ज्यादा थी, 93 इयर्स थी, लेकिन वो एक्टिव थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में वो पछताए इस्तीफा दे करके, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। ये बहरहाल उस सऊदी अरब, अमेरिका या उसके जो दोस्त मुल्क हैं उनकी कहीं ना कहीं कोशिश रही जिससे कि कोई पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ना खड़ी हो सके। मैं ऐसा समझता हूं। क्या इस मीटिंग को ऐसे भी देखा और समझा जा सकता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, कोरोना का दौर चल रहा है, मुल्क बदहाली की तरफ है, उन्हें लग रहा हो कि ऐसे में मैं कहता हूं कि देखो मैंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा ओआईसी की हंगामी मीटिंग में उठवा दिया है, इमरजेंसी मीटिंग में उठवा दिया है, और जो अवाम है जिसको लॉलीपॉप हमेशा पाकिस्तान में बेचा जाता है, दिखाया जाता है जम्मू कश्मीर के नाम पे, उसको शांत कराया जा सके, ये कोशिश भी हो सकती है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आम पाकिस्तानी जो है, मैं खुद पाकिस्तान गया हूं अपनी पर्सनल विजिट पे। आखिरी विजिट मेरी सन 2000 की है। उससे पहले मैं 2-3 बार गया हूं पर्सनल अपने रिलेशन में, कभी शादी में, कभी दूसरे। आम पाकिस्तानी इस बात से थक चुका है कि वो जब उनकी नेशनल बुलेटिन शुरू होती है पाकिस्तान टेलीविजन की, पीटीवी की, और कश्मीर से वो खबर शुरू करना चाहते हैं, उनका कहना आम तौर पर यह है कि भाई हमारी मुश्किलात हल करो, आप रोजाना कश्मीर गाते रहते हो, इससे हमें क्या मिलेगा। तो ये एक आम परसेप्शन बन चुका है। लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल लेवल पर, खासतौर पे अरब मुल्कों को, हालांकि अरब मुल्कों ने अब अपना चोला बदल दिया, बल्कि जाहिर कर दिया वो कहां खड़े हैं, इसलिए उनकी किसी ना किसी तरह से सपोर्ट हासिल करते रहने के लिए या ये बताते रहने के लिए कि हम कश्मीरी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो सपोर्ट लेते रहे, ऐसा वो कुछ करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, खुद हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो श्रीनगर में लोग हैं, वो भी इस बात को मैं समझता हूं जानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल करती रही है। कोई चीज ऐसी नहीं हुई जिससे कि उनका कोई भला हो सके। रोज बरोज उन पर बहरहाल सख्तियां हैं। जो अभी मैं पिछले दिनों श्रीनगर बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके यहाँ तो 2-3 महीने हुए हैं लॉकडाउन को, हम 10 महीने से लॉकडाउन में हैं। तो ऐसी सूरत में बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये एक ओआईसी की मीटिंग करा लेना और उसमें कोई रेजोल्यूशन भी पास ना होना, मैं नहीं समझता कि आम कश्मीरियों को उससे कोई फायदा हो। कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर पहले भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है ओआईसी की, लेकिन ना कोई करारदाद, ना कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के संबंध सऊदी अरब, यूएई से ज्यादा अच्छे हैं और उन लोगों की ओआईसी के अंदर चलती है
इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो प्रस्ताव पास करवाना चाहता है वो नहीं हो पाते हैं? देखिए, दो चीजें इससे फायदा होता है उनको। एक तो ये कि पाकिस्तान को शांत कर दिया जाता है कि साहब हमने आपके कहने पर ये मीटिंग कर ली। अब दूसरे अपने यहाँ भी जो उनका पब्लिक है, बादशाहते हैं लेकिन बहरहाल पब्लिक तो है, और उनको भी शांत करने के लिए कि साहब हम कश्मीर के सिलसिले में कुछ कर रहे हैं, वो उनको एक फायदा होता है। तीसरी बात, भारत सरकार पर भी एक तरह से दबाव बनाए रखने के लिए कि साहब हमारे पास ये एक टूल है, हम कभी इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसमें कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता, कोई जो जो टोन महसूस होना चाहिए, किसी बयान से पता चले कि वो नाराज हैं या खुश हैं या क्या है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही वो टाई टाई फिश हो जाता है। तो ये बहरहाल जितना उनसे कहा जाता है उतना करते हैं, और पीछे जो राजधानियां हैं, जो वॉशिंगटन हो या तेल अवीव हो, वो जहां वो, मेरा तो अपना समझना यह है कि वहां से अलग अलग मुल्कों की राजधानियों और हुकूमतों के रोल तय कर दिए जाते हैं, किसना किसको बोलना है, कितना बोल करके खामोश हो जाना है। ये ओआईसी का काम बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है, जितना वो चाहते हैं और जितना इनको भारत सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, चर्चा में रहें, बात होती रहे, लोग बेवकूफ बनते रहें, जो जज्बाती किस्म के लोग हैं वो कहते रहे कि साहब ओआईसी ने बड़ा काम किया है, लेकिन काम किया है ये अगर डिस्कस करने लगे, कहीं कोई चीज नजर नहीं आती। आपने देखा होगा भारत में आजकल बहुत सारे ऐसे पत्रकार पैदा हो गए, बहुत सारे चैनल बना लिए हैं जिन्हें पत्रकारिता का इल्म नहीं है, लेकिन 2 मिनट में ऐसे हेडिंग लगा के चलाएंगे कि कश्मीर को लेकर ओआईसी ने हंगामी मीटिंग बुला ली है, और फिर उसके बाद दुनिया भर की चर्चाएं उस पर चलने लग जाती हैं, व्यूज भी लाखों की तादाद में आता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस्लामोफोबिया को लेकर कुछ खबरें आई थी कि अरब दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। क्या आपने देखा हो, आपका अध्ययन है क्योंकि आप उधर नजर बनाए रखते हैं, आपकी नजर में आया हो कि इस्लामोफोबिया की जो खबरें भारत में चल रही थी, उन खबरों को लेकर सऊदी अरब में, यूएई में, उन जगह पर या ओआईसी के अंदर कोई चर्चा हुई हो कि भारत में इस्लामोफोबिया चल रहा है? नहीं, ओआईसी में तो नहीं कुछ हुआ, और ना ही अरब लीग में हुआ। पब्लिक सेंटिमेंट्स बहरहाल किसी हद तक एक तरह से नाराजगी नजर आई, दुबई में नजर आई, अबू धाबी में नजर आई, खुद सऊदी अरब में नजर आई। बहुत से लोगों की नौकरियां भी खत्म हुई, लेकिन ये जो नौकरियां खत्म हुई वो सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से नहीं, बल्कि कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी एकदम हर जगह गिर रही है, उसके नतीजे में भी बहुत सी नौकरियां जानी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, सऊदी अरब में 40% तक तनख्वाहें कम करने की इजाजत दी गई सरकार की तरफ से, कि जो विदेशी हैं उनके आप 6 महीने तक 40% तक कम तनख्वाह पर रख सकते हैं, और 6 महीने के अंदर उन्हें वापस भेज सकते हैं। तो ये इत्तेफाक से दोनों चीजें एक साथ आई। इसके वजह से भारत के लोगों में भी और जो दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, वो एक एंगल है समझने का, कि जैसे वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े कारोबारी शेट्टी, डॉक्टर शेट्टी हैं, जिनका MNS या MES नाम से एक हॉस्पिटल्स की चेन है यूएई में, वो उनका बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया, वो उन्हें वापस आना पड़ा, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई। और उसके साथ साथ ये भी पता चला था कि मोहन भागवत जी के साथ उनकी मीटिंग थी कई साल पहले साउथ इंडिया में, केरला में, और वो वहां से पैसा ला करके यहां लगा रहे थे। और कश्मीर में भी उन्होंने जमीनें खरीदने की बात की थी आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो ये बात अपनी जगह है कि कुछ पैसा, बल्कि अच्छा खासा पैसा अरब मुल्कों से आरएसएस के फंडिंग, बीजेपी की फंडिंग के लिए उस तरफ से आता रहा है। अब चूंकि चीजें सामने आ गई हैं, इसलिए वो इस्लामोफोबिया का असर लोगों के बीच में है। एक सवाल मैं आखिरी चलते चलते आपकी नजर डलवाना चाहता हूं। आपको अगर जानकारी में आए तो यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान ने कहा कि भारत के कुछ इंजीनियर जो अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से माधव वेणु डोंगरा एक का नाम है, ये तमाम लोग जो हैं तहरीके
तालिबान जो पाकिस्तान में काम कर रहा है आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और भारत की फंडिंग की मदद से पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस ने पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को यूएन में टिकने नहीं दिया और वो प्रस्ताव गिर गया आतंकवादी घोषित करने का। वो कैसी कोशिश है जो पाकिस्तान कर रहा था, यूनाइटेड ओआईसी में भी उसकी नहीं चली और यूएन में भी उसकी नहीं चली। देखिए, इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कौन कौन आतंकवादी कहां कहां है, क्योंकि वो खुद फंड करता है आतंकवादियों को। जो रूस के खिलाफ मुजाहिदीन खड़े किए थे, उसके बाद जो तालिबान में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद अभी रिसेंटली तो दाइश के लोगों को भी अमेरिका अफगानिस्तान में लाया है। तो उसको अच्छी तरह मालूम है कौन क्या है। लेकिन भारत के लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल होंगे, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। और इसकी बुनियाद में बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हक्कानी ग्रुप, उसको तो खुद पाकिस्तान फंडिंग करता है। उसके बारे में यह कहा जाए कि उसमें भारत के लोग शामिल हैं, तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको जंगवी ग्रुप और कई और वहां के ग्रुप सपोर्ट करते हैं, क्वेटा में बहुत से मजालिम करते हैं, कई जगहों पर ऐसा होता है, पाराचिनार में कई जगहों पर, उनको ये कहा जाना कि उसमें भारतीय शामिल हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया किस्म का इल्जाम है। क्या ये बदले की सोच मानी जा सकती है? क्योंकि भारत की कोशिशों के चलते मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये तमाम लोग आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं, उनके संगठन आतंकवादी लिस्ट में डाले जा चुके हैं। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जैसे हमने जाधव को कर रखा है, जाधव के जरिए हम भारत को दिखा रहे हैं कि देखो हमारे आतंकवाद फैला रहा था, ऐसे इनके 2-4 इंजीनियर को अमेरिका में या यूएन के जरिए आतंकवादी घोषित कर देते हैं, तो हम भी दिखाएंगे देखो भारत हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है। क्या ये बदले की कोशिश हो सकती है? देखिए, वो बदले की कोशिश भी हो सकती है। उन्होंने एक और भारतीय को पकड़ा हुआ है, कुलभूषण जाधव साहब को। वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान में थे और ईरान के रास्ते वहां पाकिस्तान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वो बात उनके पास पहले से है, और वो अब से पहले भी ऐसे इल्जाम लगाते रहे हैं कि हमारे यहाँ की रॉ जो एजेंसी है विदेशों में काम करने वाली, वो उनके यहाँ पख्तून और दूसरे इलाकों में कुछ आतंकवादी घटनाएं कराते हैं। लेकिन उसके बारे में इतनी मजबूत एविडेंसेस कभी सामने नहीं आई, जिस तरह की हमारे यहाँ कश्मीर में या और दूसरे इलाकों में, पुरी में, वो जो उड़ी में जो कुछ हुआ था, या उससे अलावा कई मौकों पर इस तरह की एविडेंसेस उन्होंने कभी ऐसी एविडेंसेस सामने नहीं रखी। लेकिन हाँ, बहरहाल कोई भी मुल्क चाहता तो है कि अगर इल्जाम बराबर हो जाए तो बेहतर है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। हम भी चाहते हैं कम टाइम के अंदर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।